स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध जिसका नाम है नागरी लिपि उसे पढ़ने वाला हूँ। पढ़ तो आप खुद सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा और आपके सामने कोई ऐसा रहेगा नहीं जिसे आप पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। और हो सकता है कि आपका ध्यान पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त कहीं पे रहे कहीं पे ना रहे। तो इसलिए बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, आपका रुचि बना रहे इस विषय में। इंटरेस्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। आपका इंटरेस्ट आएगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। आप सबको पता है हिंदी की जो लिपि होती है वो क्या है, देवनागरी लिपि। इंग्लिश की जो लिपि होती है रोमन लिपि कहलाती है। गुरुमुखी लिपि जो होती है वो पंजाबी भाषा की होती है। उर्दू की लिपि फारसी है। इस तरह से हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक है। अब डिटेल में इस चैप्टर में आप जानेंगे। अब पहले शब्दों को समझते जाइए। करीब 2 सदी पहले यानी 200 साल पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने, इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी 2 सदी पहले इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्यों स्थिरता आ गई? क्योंकि इस लिपि में पुस्तकें छपने लगे, लेख छपने लगे, ठीक है। लेख छपने से पहले स्थिरता नहीं आई क्योंकि लेख छपने से पहले लोग अपने तरीके से जैसे तैसे लिखते हैं, लेकिन जब छप जाता है तब लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, वैसे ही लिखते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, भाषा जो होता है ना वो एक ही होता है, लेकिन उसकी बोली अलग अलग होती है। जैसे अगर आप हिंदी भी देखिएगा तो हरियाणा में थोड़ा अलग तरीके से हिंदी बोला जाएगा, दिल्ली में थोड़ा देखिएगा तो कुछ इलाकों में अलग तरीके से हिंदी बोलेगा, तेरे को मेरे को करके। मुंबई में जाइए थोड़ा अलग तरीके से हिंदी। बिहार में भी देखिए तो मैं की जगह पे हम लोग हम बोलते हैं। तो कोई भी भाषा जो होता है ना, उसका भाषा तो एक ही होता है, व्याकरण एक ही होता है, लेकिन उसका बोली बदल जाता है। बोलते हैं ना, कोस कोस पे बोली और कोस कोस पे पानी और 7 कोस पर बोली बदल जाता है। तो बोली बदलता है, लेकिन सब कुछ को लिखा जाएगा देवनागरी लिपि में ही। अगर वो हिंदी भाषा का है, कोई भी बोली है, तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। बोली का मतलब मैं आपको समझा दिया। इंग्लिश में इसको डायलेक्ट बोलते हैं बोली को, ठीक है। डायलेक्ट, DILECT, डायलेक्ट, ठीक है। चलिए आगे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। आप देखेंगे नेपाली भाषा जो बोला जाता है अलग तरीके से, लेकिन लिखते वक्त जैसे हिंदी लिखा जाता है वैसे नेपाली भी रहता है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है, ये जो एक मराठी का अतिरिक्त अक्षर है यही है, बाकी सब मराठी में क्या है, हिंदी ही है। हमने देखा कि प्राचीन, मतलब लिखते वक्त, ठीक है, बोलते वक्त तो अलग तरीके से बोलते हैं। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेख में अक्षर मिलता है। तो बोला गया है कि प्राचीन काल से ही संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यही ध्वनि थी जो देवनागरी लिपि में है, ठीक है। मराठी भाषा से आप परिचित होंगे। महाराष्ट्र में जो बोला जाता है उस भाषा को मराठी बोलते हैं। आप मराठी आपको सुनना है तो अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें भीड़े और उसकी वाइफ ये सब क्या मराठी बीच बीच में बोल देती है, तो वही भाषा होता है मराठी, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों में भी कुछ पंडित और कुछ अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्हों जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। आगे देखिए, गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि अलग है लेकिन देवनागरी से मिलता जुलता है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की ही पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। यानी कहा गया है कि बंगला लिपि को भी देवनागरी लिपि से यहाँ पे संबंध बताया गया है, जो कि क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी लिपि से काफ़ी भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। लेखक यहाँ पे अन्य भाषाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे
मराठी के बारे में बात करते हैं, नेपाली के बारे में बात करते हैं, गुजराती के बारे में बात करते हैं, तो इन सब के बारे में कहते हैं कि ये सब देवनागरी लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है या देवनागरी लिपि में ही ये भाषा लिखी जाती है, जैसे नेपाली। लेकिन अब बोलते हैं लेखक कि जो दक्षिण भारत की लिपियाँ हैं वे अभी वर्तमान में देवनागरी लिपि से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अभी जो दक्षिण भारत की भाषाएँ हैं उसके बारे में कहा गया है, आपको पता होगा तमिल जो भाषा है तमिलनाडु की है, ब्रैकेट में जो है मलयालम केरल की भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, जबकि कन्नड़ जो है सो कर्नाटक की भाषा है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। बोला गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी, यानी जो नागरी लिपि का स्वरूप है वो दक्षिण भारत में जो थी उसका नाम था नंदी नागरी। नंदी आपको पता ही होगा, नंदी बैल को बोलते हैं, नंदी बैल, वही नंदी और नागरी, आप जोड़ दीजिए इस दोनों को। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी में लिखे हैं। अब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में और इन सब के बारे में, ये सब दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ चीज़ है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया, यानी विजयनगर साम्राज्य के जो लेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में, और इसी लिपि को शुरू में नंदी नागरी नाम दिया गया, जो कि अभी वर्तमान के देवनागरी से काफ़ी मिलती है। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियाँ का स्वतंत्र विकास हो रहा था, यानी अलग अलग लिपि का विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। उदाहरण स्वरूप विजयनगर के शासक राजा राज व राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी चोल। अब आपको पता होगा कि दक्षिण भारत जो था, जो भी की तरह दिखता है नीचे में, उसको दक्षिण भारत बोलते हैं, और यहाँ के राजा जो चोल साम्राज्य थे जो काफ़ी प्रतापी थे, राजा राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी राजा 11वीं सदी के सिक्के पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं, यानी राजेंद्र चोल और राजा राज के समय के सिक्के में नागरी लिपि दिखाई देते हैं, और ये सब कहाँ के राजा थे? दक्षिण भारत के, और बहुत प्रतापी राजा थे। ये चोल साम्राज्य जो था बहुत ही ज़्यादा प्रतापी था। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में थे। तो केरल के शासक वीर केरलस्य शब्द मतलब नागरी लिपि में ही लिखा, हो सकता है इसी तरह से लिखा गया हो, मतलब नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलिथम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण बताया गया है नागरी लिपि का, एक ताम्रपत्र का। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु, 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी लिपि देखने को मिलते हैं। यहाँ नागरी लिपि का इतिहास बताया गया। थोड़ा सा ये अक्षर आपको धुंधला दिख सकता है, लेकिन आगे ये ठीक है, आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ तो आपको यहाँ देखिए यहाँ बहुत सही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए आगे आपको बेहतरीन समझ में आएगा और आपको बहुत काम देगा। तो यहाँ पे कहा गया अतीत के बारे में, जिस सिक्का वगैरह पे नागरी लिपि लिखा गया था। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनबी, आपको पता है महमूद गजनबी जो भारत में आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 ईस्वी में ही। तो इनके बारे में कहा गया है कि लाहौर के टकसाल में ढाले हुए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं, यानी यहाँ तक मतलब मुस्लिम शासक के आने के बाद भी। हालांकि जो महमूद गजनबी थे वो भारत में कभी शासन नहीं कर पाए, लेकिन वो काफ़ी लूटमार किए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक में तक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद, ये कुछ लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग वही समय के दक्षिण में चोल यहाँ पे होगा, ठीक है, चोल राजाओं के सिक्के पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। यानी कहा गया है कि दक्षिण भारत में भी और 1000 ईस्वी के आसपास के बारे में भी बात बताया गया है कि यहाँ पे
महमूद गजनवी के समय में लिखा गया था। ठीक है, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी से, अब आपको पता होगा मुस्लिम डायनेस्टी जब चालू हो गया था, किस तरह से मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, ये सब क्या मुस्लिम शासक हैं। और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ही शासन करते हैं, जिसके बाद भारत में गुलाम वंश चालू हो जाता है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मोहम्मद गोरी, उसके बाद उसके बेटा करके मुस्लिम डायनेस्टी जो भारत में शासन करने लगती है, जिसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों भी अपने समय अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए। बादशाह अकबर ने ऐसे सिक्के चलाए थे जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। रामसीय यानी राम और सिया यानी राम और सीता। तो कहा गया नागरी लिपि पहले भी था मध्यकालीन भारत में भी रहा, उससे पहले भी रहा, यानी नागरी लिपि कितना प्राचीन है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर भारत, यहाँ से उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, आपको पता होगा कि मेवाड़ राजस्थान का है, और इस तरह से सांभर अजमेर के चौहान, ये सब क्या राजस्थान के बारे में बताया गया है। कन्नौज के गढ़वाल, यानी यहाँ पे बताया गया है जो मुस्लिम शासक नहीं थे, जो मध्यकालीन भारत के ही। काठियावाड़ गुजरात में क्या है, काठियावाड़ इलाका है कि सोलंकी, आभू के परस्पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि चंदेल, और त्रिपुरा के कलेचूड़ी शासकों के लेख भी नागरी लिपि में है। कहा गया कि नागरी लिपि हर जगह क्या था, व्याप्त था। उदाहरण इतना सारा दिया गया है। उत्तर भारत की इसी नागरी लिपि को हम देवनागरी नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में नागरी लिपि को क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त जानकर, अब यहाँ पे कितना सारा बात बता दिया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पे अतीत के बारे में बताया गया, मध्यकालीन भारत के बारे में बताया गया है, हिंदू शासकों के बारे में बताया गया, उत्तर भारत के शासकों, दक्षिण भारत के बारे में, मुस्लिम शासक के बारे में, सब जगह जो देवनागरी लिपि किस तरह से विद्यमान था उसके बारे में बताया गया है। उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि था, यानी बोला गया है कि बहुत पहले, यानी ईसा के 8वीं से 9वीं सदी से ही देवनागरी लिपि विद्यमान है, जो कि समय समय पर अनेक शासकों के सिक्के या दूसरे प्रमाण अभिलेख द्वारा ये पता चलता है कि ये कितना प्राचीन है, और हम हर जगह ये क्या था, चल रहा था ये इस तरह की चीज लिपि, मतलब देवनागरी लिपि। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि के बाद की सिद्धिम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर के या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है। यानी नागरी लिपि की पहचान क्या है, हर शब्द के ऊपर लकीर रहेगा, और ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, उतनी ही लंबी, मतलब लकीर के बारे में बोला गया है, उतनी ही लंबी रहती है जितना कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़ा अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। कहा गया है कि पुराने समय की हिंदी और अभी के हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, ये लिपि का में परिवर्तन जो आया है उस वजह से, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पे ईसा के 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नागरी लिपि का प्रचलन हो गया था पूरी तरह से, लेकिन ये काफ़ी प्राचीन लिपि है। इसकी शुरुआत ठीक कब हुई थी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि नागरी लिपि का नाम नागरी लिपि कब पड़ा, मतलब अभी फिर से हम इतिहास में झाँकेंगे और देखेंगे कि इसका नाम ये कब पड़ा। तो नाम जब पड़ा तब से नागरी लिपि की शुरुआत नहीं हुई, नागरी लिपि की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है।
क्योंकि अनेक भाषाएं नागरी लिपि में लिखी गई थी। पुरानी बात आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। अब हम इसका नामकरण के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। उसके बाद फिर से इतिहास के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। थोड़ा सा बोरिंग आपके लिए हो सकता है, तो आप थोड़ा सा झेल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा ख़त्म कीजिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो आपको गजब का अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। नागरी लिपि की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजराती के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। तो पहला कारण क्या है, गुजरात के नागर ब्राह्मण लोग इस लिपि का इस्तेमाल किए, जिस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, नागरी पड़ गया। इस मत को स्वीकार करने वाले अनेक अड़चने हैं, मतलब इस मत को बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अड़चन यानी इसमें बोलते हैं कि नहीं ये गलत है। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, ठीक है, बाकी नगर को सिर्फ नगर बोलते हैं, लेकिन काशी को देवनगरी बोलते हैं, यानी देवनगरी, देव का नगर, ठीक है, यानी देवताओं का नगर। इसलिए देवनगरी से हो गया इसका नाम देवनागरी, यानी काशी में प्रयुक्त लिपि के नाम को ही देवनागरी पड़ा। इस तरह से दूसरा मत है। पहला मत क्या था, जो गुजरात के ब्राह्मणों जो नागरी थे उनके नाम पे हो गया। दूसरा मत ये है, अस्पष्टता यह एक संकुचित मत है। अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ 1030, अल-बरूनी कौन थे, एक इतिहासकार थे जो दूसरे देश से आए हुए थे, मतलब भारत के ये नहीं थे। और 1030 में इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें बताया गया है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा जगह का नाम है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आया, यानी नागरी लिपि नाम जो है ये 1000 ईस्वी में आया, लेकिन ये लिपि तो बहुत पहले से ही था, इसका नाम ये पड़ा, ये बात यहाँ बताया गया है, ठीक है, आ चुका है। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, मतलब कुछ ठीक तो कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए तो इतना सारा मतभेद है, ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन आंसर की चिंता आपको नहीं करनी है, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, और क्वेश्चन आंसर आपको अन्य जगह से भी मिल सकता है, तो आप क्वेश्चन आंसर की चिंता अभी मत कीजिए। अभी आप बस चैप्टर पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको PDF मिल सकता है, वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको भूल जाइए। इतना निश्चित है कि यह नागरी, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिए, अगर अपलोडेड है तो वो जाके देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादाताडितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे, यानी पाटलिपुत्र पटना को क्या बोलते थे, नगर बोलते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। आपको पता होगा कि मंदिर वगैरह जो दो ही शैली में बनती है, एक नागर शैली में और दूसरा द्रविड़ शैली में। मुख्य रूप से यही दो होता है, नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। तो यही बात यहाँ बोला गया है कि स्थापत्य यानी जो बिल्डिंग वगैरह मोनूमेंट्स जो होता है उसके बारे में नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो, यानी पटना ही, इस नगर के बारे में पटना को ही कहा गया हो यह नगर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। अब देखिए, पटना को देवनगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए देव से पड़ गया देवनगर, और देवनागरी उसी देवनगर की भाषा, यानी देवनागरी पटना की भाषा, यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद कहा गया यहाँ पे, देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत है। बहुत सारा मत यहाँ लेखक हर एक मत को बता दिए हैं। हम सप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया, यानी अलग अलग मत है। अब कौन सा मत सही है भगवान जाने। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी भी कहा जाता है, यानी विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि
वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नागरी आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। अब यहाँ पे दक्षिण भारत के विषय में बताया गया है, लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। अब सही बात है, इतना क्या अलग अलग मत, तो नामकरण के झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नाम विशेष की लिपि नहीं है, यानी कहा गया है कि यह किसी किसी नगर विशेष की लिपि नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवनागरी सिर्फ देवनागरी यानी काशी की है, ऐसा नहीं है कि देवनागरी सिर्फ पटना की है, ऐसा नहीं कि देवनागरी सिर्फ कर्नाटका की है या दक्षिण भारत की है। देवनागरी संपूर्ण विश्व की है, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदी से हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। यानी कहा, अब सबसे मेन पॉइंट क्या है कि देवनागरी लिपि लगभग 8वीं सदी से ही एग्जिस्टेंस में आ गया था। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति में भी नए युग की शुरुआत होती है। भारत में इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है, जिसे आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कितना सारा शासक एक लाइन से मुस्लिम लोग शासन किए, और तब तक किए जब तक अंग्रेज ना आ गए भारत में। तो इस तरह से काफ़ी लंबा इनका शासन रहा। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों में एक व्याप्त नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इसी काल में बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से अनेक भाषाओं के लेख भी मिलते हैं। ये सब हुआ देवनागरी लिपि के वजह से। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इस भाषाओं के लेख भी इसी समय मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार था। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत की अपनी लिपि है तो नागरी लिपि का व्यवहार नहीं होता था, दक्षिण भारत में खूब होता था। जैसे विजयनगर साम्राज्य का उदाहरण दिया गया, चोल साम्राज्य का उदाहरण दिया गया। इसके अलावा अनेक बार बातों को बताया गया है इसी पाठ में। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। ये बात भी बताया गया। एक और जानकारी, अनेक विद्वान का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्गा का सामांडन दानपत्र 754 ईस्वी है। दंती दुर्गा ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली। सब ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी, यानी डायनेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश आप बोल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की नींव जो डाली थी वो थी राजा दंती दुर्गा, ठीक है। कर्नाटक में रहने वाले थे ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक में रहने वाले थे और इनकी भाषा कन्नड़ थी। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ वर्तमान में भी है, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्गा के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलोरा वेलुरा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया। आपको पता होगा ये जो कैलाश मंदिर है एलोरा की, इसे एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, यानी अलग अलग पत्थर को जोड़ा नहीं गया है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे देखिए, भव्य मंदिर है ये। 9वीं सदी में अमोध वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुए। अब यहाँ पे इतिहास बताया गया दक्षिण भारत का। इसी अमोध वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेट की नींव डाली। अमोध वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 1850 ईस्वी में गणितसार संग्रह की रचना की। अब यहाँ पे कुछ बात को आपको याद रख लेना होगा, उतना सारा नहीं, लेकिन कुछ बात को, जैसे चोल शासक
के बारे में तो पहले ही बता दिया गया है। राष्ट्रकूट के बारे में बताया गया कि इसको शुरुआत करने वाले थे दंती दुर्गा। उसके बाद कृष्ण आए, जिनके समय एलोरा की गुफाएं मतलब कैलाश मंदिर वगैरह बनाया गया। और एक गणितज्ञ का नाम है महावीराचार्य, जिन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की। ठीक है। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र में कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का एक राज्य स्थापित हो गया था। अब उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का एक राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इसकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया। इस शिलाहारों के अनेक लेख नागरी लिपि में लिखे गए, यानी नागरी लिपि के बारे में एक और सबूत। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। परंतु देवो आगर रत्नागिरी जिला, रत्नागिरी कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। ताम्रपत्र पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का अभिलेख माना गया है। नागरी लिपि में लिखा गया है। ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का है। ठीक है। यहाँ पे कितना बाकी है, चलिए लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। और यहीं पे क्या है, गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान पर विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है, नाम दिया हुआ है श्री गंगाराजे सुताले करीवले, पता नहीं ये कौन है, दे दिया गया, उतना क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से, जल्दी से ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा जा रहा है। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंडराजे करबिये ले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि है। देवगिरी के यादव राजाओं ने नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिले हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षर कोई बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में। अब यहाँ पे इतना सारा इतिहास कहा गया है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में उड़ीसा कलिंग प्रदेश उस समय तत्कालीन समय के बारे में बात किया गया है, में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था। परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत में भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा वर्गुन के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है, यानी कितना प्राचीन है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल और आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में ही, कितना सारा बात बताया गया है। चलिए, धारा नगरी का परस्पर शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय और कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिखाए गए। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी लिपि में लेख अंकित किए, जिनमें अकबर प्रमुख थे। अब यहाँ पे
ख़त्म हो गया ये चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुल मिला के नागरी लिपि के इतिहास के बारे में बेहतरीन ढंग से लेखक गुणाकर मूल्य बताते हैं। आप इस चैप्टर को इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप जब खुद से पढ़े होंगे तो इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, कुछ चीज़ अभी भी आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई से बता दी गई है, खास करके दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जो कि आमतौर पर कक्षा 10 के छात्र क्या शिक्षकों को भी उतना नहीं पता होता है, कि काफ़ी डेप्थ में यहाँ चीज़ें को बताई गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोरियत ज़रूर हुआ होगा, लेकिन अब आप बाकियों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव को आप एकदम छक्का की तरह छुड़ा दीजिएगा एकदम बेहतरीन ढंग से। आपके लिए ऑब्जेक्टिव आसान हो गया है। और इसी तरह से हर चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बहुत कम आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन आंसर की कोई चिंता आपको नहीं करनी है। पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो है कम समय में जो भी आप टॉपिक मैं वीडियो में बताया हूँ थंबनेल में, उसको मैं कम से कम समय में ख़त्म करा देता हूँ और आपके समय की बर्बादी को नहीं होने देता हूँ।